हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अर्निंग पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि पार्ट 2 आपको ज़्यादा उससे रिलेटेड मिलेगा। अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोग किस तरह से रहते हैं, उनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, यानी कि जीविका का साधन क्या है, साथ ही साथ वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति एवं वन्यजीव पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक केस स्टडी को देखते हैं, जो कि है एक झील के बारे में। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। आप सोच रहे होंगे ऐसा वह क्या करता है, तो चलिए समझते हैं विनोद की प्रसन्नता का कारण। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, इस वजह से वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेती की जुताई के लिए भैंसे का प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। इस कहानी से हमें इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। ऐसे ही कुछ और तथ्यों को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन विश्व में कहाँ पर स्थित है। जब पार्ट 1 में हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसकी स्थिति देखी थी। विश्व में उसकी स्थिति कहाँ पर है, जैसे हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो हमारा ये पीला वाला येलो कलर का जो क्षेत्र है, ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ये क्षेत्र पाया जाता है। और ये पूरा जो एरिया उत्तर में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री से है जाती है, और दक्षिण में 23.5 की जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उस क्षेत्र में ये पड़ता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस बार गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। अभी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये पड़ता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उपोष्ण का जैसे उष्ण का मतलब होता है गर्म, अब आगे उप लग गया तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर गर्म कम है, यानी कभी कभार यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा होती है, कई बार नहीं होती है। यानी कि ये एकदम से ऐसा नहीं है कि साल भर गर्म रहता हो, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो देखिए 23 डिग्री के उत्तर का जो क्षेत्र है, इस तरफ से उत्तर की तरफ आप जाओगे नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर होता है शीतोष्ण स्वरूप, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश शुरू हो जाता है। लेकिन शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का ये जो बीच का भाग है, इसको मैं एक बार दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पड़ता है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसी क्षेत्र में हमारा स्थित है भारत। भारत देखो, यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, गुजरात से होती हुई इस तरह से कर्क रेखा जा रही है। इसका जो उत्तरी भाग है, ये वाला उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में, तो आपको जो ये स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ये मुख्य नदी है जो कि गंगा नदी है। और इसके बाद इधर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये तिब्बती क्षेत्र है, भारत से बाहर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है हमारे उत्तराखंड में, वहाँ से होती हुई असम होती हुई, और फिर ये आके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य नदियाँ हैं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इन मुख्य नदियों में कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जो कि इनको जल प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा पानी को बहाती हैं। तो देखिए, जो हमारी गंगा नदी है, ये तो मुख्य नदी है। ये जब निकलती है तो ये 2 धाराओं में निकलती है। पहली धारा जो हमारी होती है, ये वाली हमारी जो धारा होती है, ये कहलाती है हमारी
भागीरथी, और दूसरी धारा जो होती है वो कहलाती है अलकनंदा। ये दोनों ही धाराएं जब मिलती हैं देवप्रयाग नाम की जगह पे मिलती है उत्तराखंड में ही, तब जाके इसका नाम पड़ता है गंगा। फिर ये गंगा आगे चलती हुई कई शहरों से गुजरती है, जिसके अंदर कानपुर हो गया, फिर इलाहाबाद में एक और नदी आके मिलती है। तो देखिए आप, सबसे बड़ी इसकी जो सहायक नदी है वो है यमुना, गंगा नदी की सहायक नदी, जो कि हमारे दिल्ली और आगरा होती हुई ये इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिल जाती है, और यहाँ से ये फिर से आगे अपना सफ़र शुरू करती हैं और होते हुए फिर यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र जो है बांग्लादेश है, यहाँ पर ये प्रवेश करती है और पद्मा नाम से इसका नाम पड़ जाता है, इसका नाम बदल कर पद्मा हो जाता है। और उधर से आने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे आके मिल जाती है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इनका नाम मेघना कहलाता है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर नदी का, गंगा नदी का नाम बदला है, ठीक है। पहले इसका नाम गंगा नदी नहीं था, इसकी मुख्य दो धाराएं थी। पहली हमारी जो धारा थी वो क्या थी, हमारी भागीरथी, और दूसरी थी हमारी अलकनंदा। जब ये दोनों ही मिली, कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। आगे बढ़ती है, इसके अंदर एक यमुना आके मिलती है। देखिए यमुना जब मिल रही है तो इसमें चंबल नाम की नदी और बेतवा नदी, सोन नदी, ये बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। मतलब इसका क्या अर्थ निकालें, इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई नदी बहती है सिर्फ अकेले में वो इतना जल नहीं लाती है, उसमें कई सारी नदियाँ जब मिलती है तब जाके इतनी विशाल बनती है। तो अगर आप चंबल नदी को भी देखो, इस वाली नदी को, दूसरा कलर एक बार चूज़ कर लेता हूँ मैं, चंबल नदी को भी इसको देखो, तो ये अपने आप में एक बड़ी नदी तो है, लेकिन इसमें छोटी छोटी नदियाँ भी मिल रही हैं। देखिए इधर से कुछ नदियाँ आ रही हैं, इधर से कुछ आ रही हैं, इधर से आई, ये कुछ धाराएं होती हैं जो कि एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसी तरह से बेतवा आप देखोगे, फिर सोन नदी में जो धाराएं दो आके मिल रही हैं तब जाके एक मुख्य नदी बन रही है। अब ये भी मुख्य नदी जाके कहाँ मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। अब ये गंगा नदी स्टार्ट से इतनी दूर तक सफ़र करती है, इसमें कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी है, ठीक है। ये तो होगी हमारी गंगा नदी के बारे में बात। अब बात करते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये निकलती है तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वहाँ से निकलती है, और निकलते हुए जब ये तिब्बत में होती है तो इसका नाम होता है सांगपो, ठीक है। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, यहाँ पर नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसके नाम क्या क्या हैं जब ये निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है। सांगपो के पास जैसे ये उत्तराखंड राज्य में, तो देखो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना हमारा, ये वाला क्षेत्र ये है उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में जैसे ये प्रवेश करती है यहाँ से, तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, दिहांग पड़ जाता है। चलो ठीक है, दिहांग के बाद ये प्रवेश करती है इस असम क्षेत्र में, ये वाला है हमारा असम क्षेत्र, ठीक है। जब इस असम क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश करती है तब ये जाके कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। तो हमने क्या बताया था, ये रहा हमारा बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश। जैसे इसमें ये प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर चेंज होता है, इसको जमुना कहने, मतलब बंगाली में इसको जमुना कहा जाने लगता है, ठीक है। बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, ठीक है। तो इधर से जो हमारी गंगा नदी थी उसका नाम गंगा था, जैसे ये बांग्लादेश में आई इसका नाम पद्मा पड़ गया। ये दो धाराओं में दरअसल यहाँ पर बट जाती है, जो कि एक पश्चिम बंगाल में जाती है यहाँ पर, जिसका नाम हुगली है, और दूसरी जाती है पद्मा नाम से, जो पद्मा इसकी मुख्य धारा है गंगा नदी की। ये देखिए दो धारा में बटी है, एक हुगली धारा में गंगा नदी बट जाती है और दूसरी पद्मा धारा में बढ़ जाती है। तो जो पद्मा है वो जमुना से जब मिलती है तो इन दोनों का नाम फिर से बदल कर मेघना हो जाता है। तो यानी कि जब ये हमारे जो नीचे बंगाल की खाड़ी है, ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इन दोनों का ही नाम बदलकर मेघना हो जाता है। ये जो दोनों नदियाँ मिलकर एक अन्य नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम है मेघना, ठीक है। यहीं पर ये सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, यानी ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसी इतनी सारी दूर से बहती हुई आ रही हैं तो अपने साथ गाद, मिट्टी, बहुत कुछ लाती हैं। अब यहाँ पर इनकी स्पीड धीमे हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई से गिरने की वजह से बहुत तेज़ गिरती हैं। यहाँ पर आते आते इनकी गति धीमी होने से जो अपने साथ मिट्टी वगैरह लाई होती हैं इसको छोड़ने लगती हैं, वहाँ पर ये धीरे धीरे बैठने लगती है मिट्टी, और जिससे इनकी धाराएं ये मुख्य धारा से कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे यही, तो ये कई धाराओं में कुछ इधर धाराएं बढ़ जाती हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। इस तरह से ये एक तरह का ट्रायंगल सी बना लेती हैं, और ट्रायंगल के जरिए ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो वन उगते हैं उनको सुंदरबन कहा जाता है, सुंदरबन, ठीक है। इन वनों की वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, देखिए।
अब यहाँ पर तो बात होगी हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, या आप नाम इसके याद कर सकते हो और मैप में बना भी सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से अब ये भी देख लो कि ये जो गंगा नदी है, इस नदी पे कई सारे शहर बसे हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी भी तो गंगा नदी में मिलती है। मिलने से पहले यहाँ पर देखो ये कहाँ से गुजरती है, दिल्ली से गुजरती है, आगरा से गुजरती है। आप दिल्ली में देखोगे जो लाल किला है उसके पीछे से जाती है। इसी तरह से जो आगरा है, आगरा में जो ताजमहल है उसके पीछे से जा रही है, ठीक है। फिर कानपुर आ गया, उसके बाद इलाहाबाद में आके ये मिल जाती है, ठीक है। इलाहाबाद में आपने देखा होगा कि जो कुंभ मेला लगता है ना, वो काफ़ी बड़ा तीर्थ भी इसी वजह से जाना जाता है। फिर बनारस होते हुए पटना होते हुए ये फिर प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। और फिर मुख्य भाग जो होता है पद्मा नाम से जाना जाता है, उधर जमुना मिलती है तो ये मेघना कहलाती हैं। तो ये तो हो गया हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो अभी हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की स्थिति के बारे में जाना, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है कहाँ पर, हमारा कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। इसको हमने अभी समझ लिया। साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों के बारे में जाना, जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ठीक है। ये सब सहायक नदियाँ जो हैं इस बेसिन का निर्माण करती हैं। आप इसको मैप में भी चेक कर सकते हो, जो आपने पीछे अभी मैप देखा था उसमें सब नदियों के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक जो मेन बात है यहाँ पर है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जैसे आपने अभी देखा था अमेज़न बेसिन के बारे में, वहाँ पर क्या है, दिन और रात करीब समान हो रहे हैं, कि जो गर्मी है, तापमान है, वो भी दिन और रात में समान रह रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर नमी भी समान रह रही है, क्योंकि बारिश रोज़ हो रही है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु में क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होते हैं। जैसे कभी सर्दी आ गई, फिर कभी बरसात आ गई, फिर पतझड़ आ गया, फिर दोबारा से फिर गर्मी का मौसम आ गया। इस तरह के जो मौसम है वो हमेशा इस क्षेत्र में बदलते रहते हैं। जैसे जून से सितंबर तक करीब 4 महीने वर्षा होती है, उसके बाद यहाँ पर सर्दी का मौसम आ जाता है, फिर दोबारा से गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आ जाती है। इस तरह के मौसम चलते रहते हैं। यहाँ पर गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या है कि अलग है, यहाँ पर अलग ये है कि यहाँ पर गर्मी में गर्मी पड़ रही है, लेकिन आप देखोगे अमेज़न बेसिन के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया था कि यहाँ पर गर्मी है कि यहाँ पर सर्दी है। नहीं, वहाँ पर दिन और रात करीब करीब बराबर हो रहे हैं। तापमान हमेशा वहाँ पर गर्म रह रहा है, ठीक है। रात को भले ही थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर नमी बनी रहती है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ऐसा मौसम आएगा जब ठंडी ठंड पड़ेगी, वहाँ पर अलग था। लेकिन यहाँ पर ये उपोष्ण क्षेत्र है, तो यहाँ पर गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंड लगती है। फिर बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस बेसिन में कौन कौन से दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इस बेसिन की वजह से बनती हैं, भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसकी विशेषता है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो बेसिन है ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र भी इस बेसिन में पाए जाते हैं। जैसे जब ये निकलती है उत्तराखंड में, तो ये 2 धाराओं में निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा में। ये दोनों ही धाराएँ बिल्कुल ग्लेशियर से निकलती हैं, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन जैसे ये नीचे आती है, कहाँ पर मिलती है, जैसे ये निकली हमारी भागीरथी और ये निकली अलकनंदा, ये जहाँ पे मिल रही है वो है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग का क्या है, जहाँ पर बिल्कुल पर्वत खत्म हो रहे हैं, तो इसी को कहेंगे गिरिपाद क्षेत्र। यानी कि जो गिरी के पैरों के पास हो, यानी पर्वतों के पैरों के पास हो। गिरी का मतलब होता है पैर, तो यहाँ पर हिमालय के गिरिपाद भी देखने को मिलता है। फिर ये जब आगे चलती है तो आता है हरिद्वार। ये हरिद्वार में आके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, यानी हमें मैदान भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर उत्तर भारत जो है मैदानी क्षेत्र है। फिर उसके बाद सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। जब ये नदी हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब बंगाल खाड़ी में जाती है, तो वहाँ पर हमें सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का, वो देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। जैसे कि अपने जो कहानी थी उसके अंदर देखा था, चाप झील के बारे में बात की गई थी। जो हमारा विनोद था वो चाप झील को साफ करता है बाकी लोगों के साथ। अब हम देखेंगे वो चाप झील कौन सी होती है। देखिए, चाप झील का निर्माण कैसे होता है। आपने देखा होगा कभी भी कोई नदी होती है वो सीधी नहीं बहती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में वो सीधी ज़्यादातर बहती है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से पानी बह रहा होता है, बहुत तेज़ी से पानी पर्वतों से गिरता है, जिससे वहाँ पर झरने भी कई सारे बनते हैं। और नदी के रास्ते में अगर पत्थर भी आ जाता है तो उसको काट काट के धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेती है। इसी वजह से वो पर्वतीय क्षेत्र में सीधी बहती है। लेकिन जैसे वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो होता क्या है, आप यहाँ पर देखो नदी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। टेढ़ी मेढ़ी कैसी, आप देखो सांप कैसे चलता है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चलता है।
ऐसा ही आकार कुछ पर्वतीय क्षेत्र में हमें नदी का देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण क्या है? उसकी स्पीड का कम होना। जब वो पहाड़ों से ऊंचाई से गिर रही है तो स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में स्पीड कम हो जाती है। और जब आगे उसके कोई, अगर सपोज़ करो ये इस तरह से बह रही है और इसके आगे आगे मिट्टी या पत्थर आगे बहुत सारे, तो ये अपना रास्ता बदल लेगी और फिर से इसके सामने कुछ आ जाएगा तो ये दोबारा अपना रास्ता बदल लेगी। इस वजह से टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से बहती है। तो वही इस दृश्य में आप देखोगे, ये छोटी सी दिखाया गया है कि जब यहाँ से अगर नदी बह रही थी तो ये टेढ़ी हो गई और इस तरफ से बहने लगी। इसी तरह से धीरे धीरे करके इस तरह की एक चाप सी बन जाती है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोबारा तेज़ बहेगी, दोबारा इसमें गति आएगी इसके पानी की में। वो कब आएगी? जब बारिश का टाइम आता है तो नदी में बहुत ज़्यादा उफान मारने लगती है नदी। नदी में आप देखो कि जो पानी होता है अपने लेवल से ऊपर बहने लगता है। इस वजह से आप देखोगे कि वो क्यों इतना टेढ़ा होके बहे, तो वो सीधी बहने लगती है, जिस वजह से ये जो चाप जैसा क्षेत्र है ये कट जाता है नदी से और यही एक झील का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये नदी मान लो बह रही है, अगर बारिश का टाइम आ गया, बारिश होने लगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ गई, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी बहने की, तो ये टेढ़ी मेढ़ी ना जाके अपना रास्ता सीधा बनाएगी। सीधा बनाने की वजह से ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये एक अलग झील का निर्माण करेगा जिसे हम चाप झील कहते हैं। तो ये अभी हमने नदी के बारे में जाना कि जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो सर्पिल आकार में, यानी कि सांप के आकार में, जैसे सांप चलता है वैसे बहने लगती है। इसी क्षेत्र में आप देखोगे जब ये इस तरह से बहती है तो आसपास कई जगह तक इसका जो नमी है, नमी की वजह से वहाँ का क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। साथ ही साथ जब बारिश होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी उफान मारता है, यानी इसकी धारा जो होती है उस धारा से ऊपर से पानी बहने लगता है, जिस वजह से आसपास का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। इसी वजह से कृषि के लिए अनुकूल होता है। यहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, उर्वरता बहुत होती है, जिस वजह से यहाँ की जो कृषि है वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय माना जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, इस तरह की फसलें जो हैं वो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं और धान यहाँ की मुख्य फसल है। अब धान क्यों है मुख्य फसल? धान को चाहिए ज़्यादा पानी और जहाँ पर आराम से आसानी से पानी मिल जाता है वहाँ पर इसको उगाना आसान होता है। तो जो नदी क्षेत्र है, नदी वाला, वहाँ पर क्या होता है, आसानी से पानी की उपलब्धता होती है, जल आराम से उपलब्ध होने की वजह से इसकी खेती की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया। नकदी फसलें क्या होती हैं? जिनसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता हो। जैसे गन्ने की फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि वो कई सारे अन्य चीज़ों को बनाने के काम आती है, जैसे चीनी, गुड़ हो गया, ठीक है, ये सब। और जूट के कई सारे थैले बनाए जाते हैं, बोरियां बनाई जाती हैं। इस तरह की जो फसलें हैं ये लोग उगाते हैं। मैदान के कुछ क्षेत्र में केले की खेती भी की जाती है। तो आपने जो केले खाते हो आप, उनके कई सारे बागान लगाए जाते हैं इन मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा पानी ज़रूरत होती है, तो वो भी आसानी से इस क्षेत्र में उगा लिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान लगाए जाते हैं और फिर बिहार और असम में रेशम के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर धान की रोपाई कर रहे हैं ये, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ रही है, इसी वजह से पानी में कर रहे हैं। फिर यहाँ पर केले के बागान आप देख सकते हो, कई सारे पेड़ एक साथ कतार में लगा दिए जाते हैं बाग जैसे। फिर चाय के बागान जो है असम में किए जाते हैं। ये ज़्यादातर असम में क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, सीढ़ीदार जो पर्वत होता है उसको सीढ़ीदार बना लेते हैं, मतलब ढलान को ना सीढ़ीदार बना के वहाँ पर खेती करते हैं, ताकि अगर पानी सीधा गिरे तो एकदम से ढालू ना रहे। ढालू होने पे क्या होगा, वहाँ पर पूरी जो मिट्टी होगी बह जाएगी। इसी वजह से ये सीढ़ियाँ सी बना लेते हैं। फिर रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन क्या होता है? एक कीड़ा होता है जो कि शहतूत के पत्तों को खाता है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर शहतूत के पत्ते डाल देते हैं और ये रेशम कीट उनको खा खा के बड़ा होते रहता है। अब ये एक कोकून का निर्माण करता है जो कि जिससे रेशम बनाई जाती है। देखिए, इस क्षेत्र में भू आकृति के अनुसार वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कौन से होते हैं? क्योंकि शंकु के आकार के हों, जैसे इस तरह के, ठीक है, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये काफ़ी ढलान वाले होते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ भी पड़ती है तो आसानी से इनसे इस तरह से ढल जाए, इनसे बर्फ़ नीचे गिर जाए। इस वजह से इनकी कुछ बनावट ऐसी होती है, जैसे इसमें चीड़ का आ गया, देवदार का हो गया, फर का आ गया। तो हमने ये भी आप जानोगे कि ये जो पेड़ होते हैं काफ़ी लचकदार होते हैं, ताकि अगर इनके ऊपर ज़्यादा बर्फ़ हो जाए तो ये एक तरफ झुककर अपनी बर्फ़ को गिरा देते हैं। ठीक है, इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं। फिर दूसरा, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में
पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती क्या होते हैं? ये वो वृक्ष होते हैं जो कि कुछ मौसम में अपने पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। अब ये पतझड़ का मौसम, इन पत्तों को गिराने की वजह से इसका नाम पतझड़ पड़ा है। इस मौसम में क्या होता है, काफ़ी गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पर बारिश हो नहीं रही होती है, पानी की कमी की वजह से ये पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बांस के वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बांस के वन कह लो या झाड़ियाँ कह लो, ये दोनों मतलब ये सब पाए जाते हैं वहाँ पर। आप देखो काफ़ी कुछ क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में बांस के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। फिर जब ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव के वन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जैसा कि मैप में देख सकते हो, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मैंग्रोव के वन देखने को मिलते हैं। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह के कुछ वन पाए जाते हैं जो कि काफ़ी शंकु के आकार के होते हैं दिखने में, क्योंकि बर्फ़ इन पर पड़ती है तो आसानी से नीचे सरक जाते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ भी होती हैं काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, उंगली की तरह, बिल्कुल ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि जो बाँस के झुरमुट हैं, ये जो वन हैं इस तरह के बहुत सारे पाए जाते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में। फिर मैंग्रोव वन जो होते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि इन वनों में जो जड़ें हैं इन वनों के पेड़ों की वो दिख रही हैं, लेकिन आप देखोगे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ता है या फिर समुद्र में हाई टाइड आता है, हाई टाइड मतलब ज्वार आता है, तो उस ज्वार के टाइम पे क्या होता है, यहाँ का पानी बढ़ जाता है, तो ये जड़ें भी पानी में पूरी की पूरी डूब जाती हैं, पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, लेकिन ये फिर भी गिरते नहीं है। इसका कारण है कि जो जड़ें होती हैं वो आपस में इंटरलॉक होती हैं, मतलब एक दूसरे से फंसी हुई होती हैं, जिस वजह से ये एक तरह का प्लेटफॉर्म सी बना लेती हैं। अगर एक मतलब कहीं पे भी ये मिट्टी ना होने के बावजूद ये आपस में मिली होने के बाद आपस में एक तरह से इंटरलॉक होने की वजह से ये गिरते नहीं हैं पेड़। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सींग होता है इसका। और फिर डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगरमच्छ पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि कई सारे मगरमच्छ आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, इनके पास जाना भी बेकार है। फिर आता है नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जलीय जीव का मतलब हो गया जो जल में रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, इनमें रोहू, कतला, हिल्सा आदि यहाँ की मुख्य लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। देखिए ये सारी जो 3 तरह की देख रही हैं, रोहू, कतला, हिल्सा, ये मछलियों की प्रजातियाँ जो कि लोगों द्वारा खाई जाती हैं। इसी वजह से यहाँ का जो मुख्य आहार है मछली है और चावल है, यानी मछली के साथ चावल को खाया जाता है। चावल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी आसानी से उपलब्ध है, इस वजह से चावल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और मछलियाँ पानी से जो जल है वहाँ से मिल जाती हैं आसानी से। अब हम समझते हैं यहाँ पर आवागमन के रास्ते क्या हैं। आवागमन का मतलब हो गया कि लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग, इनका प्रयोग मैदानी इलाकों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में ही ये सड़क मार्ग और रेल मार्ग का विकास हो पाया है, क्योंकि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सड़कों का या फिर रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए पर्वतों को काटना पड़ता है, पहाड़ों को, ठीक है, काटने में बहुत टाइम लगता है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में इनका विकास कम हो पाता है। इसी वजह से जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा होने की वजह से लोग छोटी जगह पर मतलब छोटी यात्रा करने के लिए इन सड़क मार्ग का और रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जलमार्ग का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, छोटी नाव में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये नाव से एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। साथ ही साथ हुगली बंदरगाह, हुगली नदी जो है वहाँ पर कोलकाता पत्तन स्थित है। अब देखो कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, उस राजधानी जो है उस कोलकाता में एक नदी बहती है, उसका नाम है हुगली, जो कि गंगा नदी की एक धारा है। इस नदी में क्या होता है कि अगर कोई भी माल भेजना है किसी दूसरे देश में, तो इस हुगली नदी पे स्थित कोलकाता पत्तन जो है यानी बंदरगाह है उससे भेजा जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये आ रही है नदी, इस नदी में बहुत बड़े जहाज़ होते हैं, उन जहाज़ों पे इन कंटेनरों को लाद कर दूसरे देश में भेजा जाता है। तो यानी कि ये भी जलमार्ग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मैदानी क्षेत्र में स्थित कई बड़े हवाई पत्तन हैं। हवाई पत्तन का मतलब हो गया एयरपोर्ट। जैसे आप देखोगे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाना है या फिर पर्वतीय क्षेत्र में भी आपको जाना है तो वहाँ पर हवाई पत्तन आराम से बन जाते हैं, जितनी जल्दी की हमारे सड़क मार्ग और रेल मार्ग नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो हवाई पत्तन कौन से हो गए, जैसे आगरा, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, ये सभी क्या है एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित हैं बड़े। यही नहीं और भी छोटे मोटे कई सारे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर आपको जाना है तो डायरेक्टली आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, सुविकसित यातायात तंत्र पाया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत कम पड़ता है, इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ज़्यादातर पड़ता है वो मैदानी क्षेत्र पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुविकसित हमारा यातायात तंत्र पाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जब गंगा नदी बहती है तो काफ़ी सारे शहरों से होकर गुजरती है। इन शहरों में पर्यटन को इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। लोग यहाँ पर आते हैं नहाने, कोई गंगा स्नान करने के लिए, कोई पूजा पाठ करने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बहुत सारे तीर्थ स्थल पाए जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। पर्यटन का मतलब टूरिज़्म, यानी टूर करने आप जाते हो ना, तो आप जाते हो हरिद्वार घूमने जाते हो, उत्तराखंड घूमने जाते हो। किस वजह से? इस गंगा नदी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से ये यहाँ की महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे आप आगरा में जाओगे तो ये विश्व स्तर पर, मतलब विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्टेज पे, या आप देखोगे कई सारे लोग पूरे विदेशों से घूमने आते हैं, ताजमहल देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ इलाहाबाद में, जैसे इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद है, ठीक है, तो इसको सही कर लेना। इलाहाबाद जो है, इसको अब प्रयागराज भी कहते हैं, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम स्थल है, यहाँ कुंभ मेला में लगता है, ठीक है। फिर लखनऊ में इमामबाड़ा, ये एक तरह की मस्जिद है, ये भी एक घूमने की जगह है। फिर असम में काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये क्या, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अगर वन्य जीवों को देखना है, आपको शेर देखना है, आपको हाथी देखना है, आपको बहुत सारे जानवर जो भी आप जंगल में देखते हो, वो सारे यहाँ पाए जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होता है, जैसे आप देखोगे ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर ऐसे क्षेत्र होते हैं ये जो कि सुरक्षित माने जाते हैं वन्य जीव के लिए। यहाँ पर लोगों को ज़्यादा अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जानवरों की, पक्षियों की, जो कि संकटग्रस्त हैं, जो कि ख़त्म हो सकती हैं। तो उनको सरकार क्या करती है, एक क्षेत्र आरक्षित कर देती है कि इस क्षेत्र में ये जीव जंतु ही रहेंगे, उसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है। इस वजह से, ताकि वो ज़िंदा रह सके, अपनी प्रजाति को बचा सकें। तो इस तरह के क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक लोगों को जाने की इजाज़त होती है, जिससे कि वो जो वन्य जीव हैं या फिर जंगली जानवर हैं उनको देख सकें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नदी बहती है, कोई भी नदी बहती है, ज़्यादातर शहर उसी के आसपास विकसित होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जल क्या है, हमारा जीवन का आधार है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में कई सारे बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर भी, क्योंकि जहाँ पर ये नदी है, ये भी काफ़ी महत्व है, और ऊपर से मैदानी क्षेत्र से जाती है, तो यहाँ पर आसानी से बहुत बड़े बड़े शहर विकसित हो गए हैं। इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होने की वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रत्येक शहर की आबादी करीब 10 लाख से अधिक है। जितने भी यहाँ पर शहर आपने देखे, चाहे वो लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, कोई भी हो, वो 10 लाख से अधिक का है। अधिकांश शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं, जिसमें इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, कोलकाता, इस तरह के कुछ शहर हैं जो कि इस नदी के किनारे ही हैं। इस वजह से क्या होता है कि इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाने से नदी प्रदूषित हो रही है। तो देखिए, शहर हैं, शहरों में कुछ उद्योग धंधे भी लगेंगे, इन सब का पानी आके नदी में छोड़ दिया जाता है बिना किसी सफाई के। इस वजह से नदी गंदी हो रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कुछ धार्मिक क्रियाकलाप से भी क्या हो रहा है, नदी पॉल्यूटेड हो रही है, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। इधर जो उद्योगों से गंदा पानी निकलता है या फिर केमिकल वाला पानी होता है, वो डायरेक्ट नदी में छोड़ने से जो नदी है वो पॉल्यूटेड हो रही है। उसका जो पानी है वो एसिडिक हो रहा है, जिस वजह से जो मछलियाँ हैं वो जीवित नहीं रह पा रही हैं, वो मर रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से। तो इसको, समस्या को हल करने के लिए अब हम जानते हैं क्या क्या उपाय सरकार द्वारा किए जा सकें। आइए जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका रही है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। साथ ही साथ 18 मई 2010 को गंगा में पाई जाने वाली सूसू डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इससे क्या होगा, देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने से इस डॉल्फिन को संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही साथ गंगा नदी की सफाई को, उसको साफ रखने के प्रति लोगों की लोकप्रियता, उनके अंदर भावना जागेगी। कैसे? देखिए, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सूसू डॉल्फिन जिस स्थान पर, जिस नदी के जिस भी क्षेत्र में पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा साफ़ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ साफ़ जल में ही ये ज़िंदा रह सकती है। तो जहाँ पर ये सूसू डॉल्फिन है, इसका मतलब वो एरिया बहुत ज़्यादा साफ़ है, वहाँ का जल साफ़ है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उद्योगों के अपशिष्टों को साफ करने के लिए संयंत्रों को स्थापित करना। तो यहाँ पर सरकार द्वारा संयंत्रों को स्थापित किया गया, किस किस के लिए? सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। सीवेज क्या होता है? जो आपके गटर का गंदा पानी होता है, उसको डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है। उसको बहाने से पहले उसको साफ करना, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही साथ उद्योगों के जो अपशिष्ट हैं, चाहे वो केमिकल वेस्ट पानी हो, इन सबको साफ करने के लिए संयंत्रों को स्थापित किया गया सरकार द्वारा।
फिर नमामि गंगे प्रोग्राम, तो सरकार द्वारा ये बड़े स्तर पर नमामि गंगे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा जून 2014 में राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने, उसके संरक्षण तथा नदी का संपूर्ण कायाकल्प करने के लिए इस योजना का शुभ आरंभ किया गया है। देखिए यहाँ पर इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो गंगा नदी के पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के तहत, उसका संरक्षण करना चाहते हैं और इस नदी का संपूर्ण कायाकल्प करना चाहते हैं। कायाकल्प का मतलब इसको एकदम से रिन्यू करना चाहते हैं, एकदम नया बनाना चाहते हैं, पॉल्यूशन ना रहे। और ऐसा नहीं है कि अभी पॉल्यूशन एक बार इसकी सफाई कर दी फिर दोबारा पॉल्यूशन हो जाए। इसी को रोकने के लिए, यानी ये पॉल्यूशन हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस नमामि गंगे कार्यक्रम को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये तो ही सरकार की बात है, लेकिन आप नदी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जब तक आप खुद शुरुआत नहीं करोगे, सरकार कितने भी कार्यक्रम चला ले, कुछ भी कर ले, ये सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ही हैं जो इस देश में रहते हैं, हमसे देश है, ठीक है। तो अगर हम अपने स्तर पर किसी कार्य को करेंगे तो वो काफ़ी बड़े स्तर पर होगा। जैसे आप जब भी कभी भी जाते हो, गंगा स्नान करने जाते हो या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो वहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो अपने से। किस तरह से? आप कूड़ा कचरा नहीं करोगे। यहाँ पर जो पॉलीथीन है उसको डस्टबिन में डालना, ठीक है। पूजा सामग्री है उसको आप साइड में रख दो, गंगा नदी में या फिर किसी भी नदी में ना फेंको, क्योंकि इससे क्या होता है, जल पॉल्यूटेड हो जाता है। उस पॉल्यूटेड से क्या होता है, उस पॉल्यूशन में जो नदी है उसके जो जीव हैं उनको परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।